friends, welcome to Depe classes. Today we will going to discuss about the quantum mechanics lecture 9 and in which we will discuss about the Hilbert space. दोस्तों इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वेव फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो होता है वो क्या होता है। अब देखिए कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिल्बर्ट स्पेस। ओके दोस्तों, देखिए कि किसी भी स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन या फिर किसी सिस्टम को हम एक वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं। ये देखिए आपका कोई भी स्पेस है। ओके, इस स्पेस में यदि कोई पार्टिकल है, ओके कोई भी पार्टिकल है या फिर कोई भी सिस्टम है या फिर किसी भी स्टेट में है, तो इसकी पोजीशन को इसकी पोजीशन को या फिर इसकी स्टेट को एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे आप किससे डिफाइन करते हो, आप उसको डिफाइन करते हो वेव फंक्शन से। आप उसको डिफाइन करते हो वेव फंक्शन साई से। यदि आपका वन डायमेंशन है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे एक्स टी से। आपका वन डायमेंशन है। और यदि आपका थ्री डायमेंशन है तो आप डिफाइन करोगे साई आर टी से। यदि आपका थ्री डायमेंशन जो है, और आपका जो वेव फंक्शन जो होता है वो आपका जो वेव फंक्शन होता है वो आपका पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपकी इंक्लूड रखता है। मींस मोमेंटम, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोजीशन, टाइम, जितनी भी उसकी वेरिएबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी क्या करता है, वेव फंक्शन जो होता है वो इंक्लूड करता है। अब देखिए कि कोई भी आपका पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है या फिर सिस्टम है, वो आपका डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए कि आपका पार्टिकल जो है या फिर कोई सिस्टम जो है वो हम मान लेते हैं कि ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। और पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे भी है। आपका पार्टिकल यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका पार्टिकल यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कीजिए पार्टिकल यदि आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस स्टेट में, जिसको आप डिफाइन कर रहे हो φ1 x से। φ1 इज द फंक्शन ऑफ x। अब मान लीजिए कि सेकेंड है यहाँ पे, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो φ2 x है। आपका एक ही पार्टिकल है। मान लीजिए यहाँ जो है पार्टिकल वो आपका φ3 x है। और इस टाइप के आपके वेव फंक्शन हो सकते हैं। मीन्स पार्टिकल आपका जितनी स्टेट में है या फिर जितनी पोजीशन में है किसी भी स्पेस में, तो उसको आप वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हो या फिर हम डिफरेंट वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि आपका पार्टिकल तो एक ही है। आपका पार्टिकल एक ही है जो अलग अलग पोजीशन या फिर डिफरेंट स्टेट में आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको कंप्लीटली आप रिप्रेजेंट करोगे। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे सुपर पोजिशन ऑफ ऑल दी वेव फंक्शन। सुपर पोजिशन ऑफ ऑल दी वेव फंक्शन, या फिर हम इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंक्शन। या फिर आप रिप्रेजेंट करोगे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंक्शन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, साई क्या हो गया पूरे सिस्टम का। जितने भी स्टेट में पूरे सिस्टम का, या फिर बोल सकते हो फॉर कंप्लीट स्टेट। फॉर कंप्लीट स्टेट साई एक्स टी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, C1 φ1 x प्लस C2 φ2 x प्लस C3 φ3 x प्लस एंड सो ऑन, मतलब जितने भी आपके वेव फंक्शन हो सकते हैं। तो आप इसको लीनियर आप कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस टाइप से आप इसको डिफाइन करते हो। अब यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 और यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट रहेंगे Cn तक, ये क्या आपके ऑल कांस्टेंट्स। आपके क्या कांस्टेंट्स है, या फिर इन सब कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं बेसिस।
ओके, इन सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम बेसिस भी बोलते हैं, जो आपके वेक्टर फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। आगे जैसे आपके टॉपिक्स आएंगे तो हम देखेंगे कि वेव फंक्शन जो होता है, जिसकी ये जो कांस्टेंट होते हैं जिसको हम बेसिस बोल रहे हैं, वो आपके मैट्रिक्स फॉर्म में भी रहते हैं। ओके, तो ये बेसिस हो गए। अब देखिए कि बेसिस जो होते हैं, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, एनी वैल्यू हो सकती है, कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इनकी इनफाइनाइट क्या होगी, वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपकी वैल्यूज हो सकती है कांस्टेंट की। तो वो सारी क्या होती है, यहाँ पे एनी वैल्यू होती है, मीन्स मतलब इसको आप बोलोगे मेनी डायरेक्शंस या फिर डायमेंशंस। ओके, तो ये बेसिस क्या हो गई आपकी, इस स्पेस के अंदर आपकी बहुत सारी डायमेंशंस हो गई या फिर मेनी डायमेंशंस हो गई। तो वो सारी की सारी जो डायमेंशंस है, ओके, मेनी डायमेंशंस हो गई, इस सारी डायरेक्शन को आप बोलते हो, या फिर जितना भी स्पेस कवर होता है इस डायमेंशंस के अंदर, इस पूरे को आप बोलते हो हिल्बर्ट स्पेस। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हिल्बर्ट स्पेस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी पार्टिकल जो आपका डिफरेंट स्टेट्स पे है, डिफरेंट पोजीशंस में है, तो उस सब का एक लीनियर कॉम्बिनेशन में हम वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये सारे इसके कांस्टेंट और वे आपके बेसिस होते हैं, जिसकी आपकी मेनी डायमेंशंस होती है, और इन डायमेंशंस को भी आप बोलते हो हिल्बर्ट स्पेस। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस की। हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम एक सिंबल यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्रा एंड कैट ब्रैकेट, या फिर ब्रा एंड कैट रिलेशन। ओके, तो देखिए उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी आपका वेव फंक्शन है, एक आपका वेव फंक्शन हम मान लेते हैं साई ए। ओके, आपका दूसरा वेव फंक्शन हो गया साई बी, जो कि आपका टू डिफरेंट स्टेट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट, ओके, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रा एंड केट के अंदर। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई ए, ओके, एंड साई बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पार्ट जो होता है, इस साइड का पार्ट जो होता है आपका लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ब्रा। ओके, ब्रा ब्रैकेट। और यहाँ पे इस साइड का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कैट। ओके, ओके, और इसका फिजिकली, इसका मतलब फिजिकली और नॉर्मल मीनिंग जो होता है वो आपका यही होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ये आपका नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है स्केलर प्रोजेक्ट आपका, सॉरी, प्रोडक्ट को। तो देखिए कि इसको आप क्या लिखोगे, माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर ऑल स्पेस। ओके, और साई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, एंड साई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड साई बी एंड डी एक्स। ओके, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर ये नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो ब्रा के अंदर होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहता है, और जो आपका केट में होता है वो आपका सिंपल इधर आता है। तो इसको हम बोलते हैं कि वेव फंक्शन को ब्रा कैट नोटेशन में हम कैसे इसको हम लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम ऑर्थोगोनल कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि वेव फंक्शन की जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो वेव फंक्शन है, साई एम एक्स, ओके, एंड साई एन एक्स। ओके, आपके पास में टू वेव फंक्शन है। ओके, तो देखिए इनका इनर प्रोडक्ट, ओके, इनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ब्रा एंड केट फॉर्म में जो हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी, क्या हो जाएगा यहाँ पे साई एम एंड साई एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड, ओके, एंड साई एन डी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, मीन्स
इसका इनर प्रोडक्ट जो है वो यदि जीरो है या फिर इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल। मीन्स साई एम एक्स एंड साई एन एक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, दोनों क्या रहेंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ इनर प्रोडक्ट इज जीरो या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एन डी एक्स इक्वल टू जीरो। यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आप उसको क्या बोलोगे, दोनों ही एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ओके, अब देखिए कि हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ओके, हम बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल कंडीशन का फिजिकल मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि यदि इफ ए पार्टिकल in state psi mx, okay, a particle in psi mx state, then the particle cannot be in the state psi n x simultaneously ओके, यहाँ पे देखिए कि इसका फिजिकल मीनिंग जो वो क्या रहेगा कि यदि आपका पार्टिकल एक स्टेट में है तो वही पार्टिकल आपका दूसरी स्टेट में नहीं रह सकता। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। ओके, मीन्स आपका पार्टिकल यदि इस स्टेट में है, मैं बात कर रहा हूं टी इक्वल टू, यहाँ पे टी नोड की बात करते हैं, आपका पार्टिकल इस स्टेट में है। ओके, तो पार्टिकल इस स्टेट में होगा तो टी इक्वल टू आपका T1 पे, मतलब कि आपका टाइम क्या अलग हो गया तो इस स्टेट में ये पार्टिकल हो सकता है, बट टी इक्वल टू टी नोड पे पार्टिकल आपका यहाँ पे नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली। मीन्स आपका एक टाइम पे पार्टिकल एक ही स्टेट में रहेगा, मीन्स एक ही पोजीशन पे रहेगा, एक ही टाइम पे दो जगह तो हो नहीं सकता। तो ये आपकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो होती है वो आपकी यही रिप्रेजेंट करती है कि आपका पार्टिकल यदि एक स्टेट में है तो उसी टाइम पे वो उसी स्टेट में रहेगा, आपका अदर स्टेट में नहीं रह सकता। ओके, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स। ओके, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आर्टिकल है, आपका टॉपिक है, जो आपका मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको हिल्बर्ट स्पेस बताया और मैंने उसमें आपको ये बताया कि कोई पार्टिकल यदि आपका डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हो। मीन्स सपोज कीजिए कि मैं एक वेव फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि आपका, इसको ऐसे समझ लेते हैं हम पार्टिकल को कि आपका t इक्वल टू टी नोड, ओके, t इक्वल टू T1, ओके, t इक्वल टू T2। ओके, सपोज कीजिए पार्टिकल आपका इस पोजीशन में है। ओके, पार्टिकल आपका यहाँ भी आएगा, पार्टिकल आपका यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको φ1x से। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको φ2x से और यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इसको φ3x से। ओके, तो देखिए पार्टिकल आपका एक ही है तो आप इसको कैसे लिखोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में देखो पार्टिकल आप इसको कैसे लिखोगे, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, इक्वल टू C1 कांस्टेंट हो जाएगा आपका φ1 x प्लस C2 φ2x, ओके, प्लस C3 φ3x प्लस, ओके, एंड ये आगे तक आपका चलता जाएगा। ओके, आप इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो इसको कैट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, साई कैट इक्वल टू C1 φ1 कैट प्लस C2 φ2 प्लस C3
C3 एंड phi 3 कैट प्लस एंड सो ऑन, या फिर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन एन सी एन एंड कॉम्बिनेशन एंड कैट phi n। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 चेंज होती रहेगी। ओके, तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप ऐसे वेव फंक्शन को आप डिफाइन करते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि साई विल बी नॉर्मलाइज्ड। ओके, साई विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ कांस्टेंट C1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट C2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट C3 का होल स्क्वायर इक्वल टू जितने भी कांस्टेंट है उनका होल स्क्वायर करके आप ऐड करोगे, वो यदि 1 हो रहा है तो आपका वेव फंक्शन क्या होगा, आपका नॉर्मलाइज्ड होगा। ओके, अब देखिए हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ finding a particle in phi 1। ओके, phi 1 कौन सी स्टेट होगी, आपकी ये वाली। ओके, इस स्टेट में हमको देखना है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी होगी, वो आपकी स्टेट इक्वल टू कांस्टेंट C1 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसके लिए बेसिस का काम कौन कर रहा है, C1 कांस्टेंट। ओके, C1 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये था आपका सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट। आपकी वेव फंक्शन के सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट को आप कैसे डिफाइन करते हो और उसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए, इनसे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम है जो आपकी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, कंसिडर ए सिस्टम होज इनिशियल स्टेट एट =0 इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आपका 3 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर phi 1 phi 2 phi 3। यहाँ पे देखिए t=0, आपकी t=0 पे ही आपका पार्टिकल क्या 3 स्टेट में वैलिड कर रहा है। ओके, 3 स्टेट में है जिनके वेव फंक्शन है phi 1 phi 2 phi 3। ओके, तो उसको आप डिफाइन कर रहे हो साई x t 0 हो गया 1/√2 phi 1 a phi 2 प्लस 1/√5 आप phi 3 a इज कॉन्स्टेंट। अब देखिए, आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द वेव फंक्शन साई x0 इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, देखिए मैंने अभी आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई थी। ओके, सुपरपोजिशन से रिलेटेड। तो देखिए, उस प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। कब नॉर्मलाइज्ड होगा कि साई x0 विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन जितने भी कांस्टेंट है उन सबका होल स्क्वायर करोगे तो वो कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, तब आपका नॉर्मलाइज रहेगा। और यहाँ पे आपको गिवन है कि वो आपका नॉर्मलाइज्ड है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देते हो। यहाँ पे देखिए C1 कितना है, C1 आपका है 1/√2। ओके, और यहाँ पे C2 आपका है C2 आपका A है। ओके, और C3 आपका है 1/√5। तो यहाँ पे देखिए C1 का हम स्क्वायर करते हैं 1/2 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/5। ओके, अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। ओके, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/10। ओके, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/10। ओके, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट a की वैल्यू आपकी होगी √3/10। तो ऐसे आप नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग द सिस्टम टू बी इन phi 1 स्टेट। ओके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या था आपका, सेकंड प्रॉपर्टीज था कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसके कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो देखो कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम बात करें प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एट स्टेट फाई वन स्टेट में क्या हो जाएगा, वो होगा आपका C1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे C1 देखिए कितना है, C1 आपका है 1/√2। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी P1 कितना हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। मीन्स स्टेट फाई वन में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी, हाफ। ओके, अब देखिए कि यदि आपको फाई2 दे दे, ओके, एट फाई2, तो फाई2 में क्या हो जाएगा C2 का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P2 जो है वो कितना हो जाएगा आपका C2 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखिए कि C2 कितना होगा, यहाँ पे C2 आपका A है, वो है आपका √3/10। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/10 का स्क्वायर इक्वल टू 3/10। ओके, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, P3 भी निकाल सकते हो। यहाँ पे P3 कितना हो जाएगा एट स्टेट फाई3। ओके, फाई3 स्टेट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे P3 आपका हो जाएगा वापस से आपका 1/√5 का स्क्वायर इक्वल टू 1/5। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी है, फाई1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फाई2 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 3/10। ओके, एंड फाई3 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5। अब देखिए कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू हाफ प्लस 3/10 प्लस 1/5। ओके, इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1। ओके, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं होती है, 0 to 1 ही वेरी करती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके, अलग अलग सिस्टम में प्रोबेबिलिटी, आप अलग अलग स्टेट में प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो है आपकी 1। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया हिल्बर्ट स्पेस और सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन और स्टेट, और यहाँ पे हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर। ओके।